नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेस टू परीक्षा में। आज का ये सेशन है, हम 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको कवर करेंगे। एक है बिहार के करंट अफेयर से रिलेटेड, बिहार का जो बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए, इसको देखेंगे। इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट है, उससे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इंडिया के जो पासेज हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। फिर जितने भी इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं ऑल ओवर द स्टेट, उसको यहाँ समझेंगे। कौन कौन से वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, कौन सा कंट्री को सेपरेट करती है। फिर है अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। उसके बाद इसको हम फिगर के तहत भी समझेंगे। आगे देखेंगे लास्ट में साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव को भी इसी अंदर में हम कवर करेंगे। फिर जो है लास्ट हम इसको कंप्लीट करेंगे साउंड वेव्स पे, ठीक है। ये काफ़ी जो है आपके 72वीं बीपीएससी को अगर ध्यान में रखें तो ये सारे टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप जो है सेशन को पूरा ज़रूर देखिए, आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बिहार अप्रूव्स ईवी पॉलिसी 2026 टू प्रमोट ग्रीन मोबिलिटी। बिहार गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 को अप्रूव किया है ताकि ग्रीन मोबिलिटी को जो है, ग्रीन मोबिलिटी करने का मतलब जो एक तरह से सस्टेनेबल इन्वायरमेंट, इको फ्रेंडली जो है, उस तरह चीज़ों को प्रमोट किया जा सके। तो देखते हैं क्या है न्यूज़। तो बिहार गवर्नमेंट जो कैबिनेट है, उन्होंने अप्रूव किया बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल अमेंडमेंट पॉलिसी 2026 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करेंगे, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेंगे एंड डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स इन द स्टेट। मतलब इसका 3 चीज़ को प्रमोट करना है। एक तो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिससे कि पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा, और हमारा जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल डीजल के लिए, जो व्हीकल्स है उसके लिए, उस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए, ठीक है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि इसके तहत जो है क्या क्या प्रावधान रखा गया है, टारगेट रखा गया है। तो इसमें इस पॉलिसी के तहत ये बताया गया है कि एटलीस्ट 30% ऑफ द ऑल न्यू व्हीकल्स रजिस्टर्ड इन बिहार बाई 2030 आर इलेक्ट्रिक व्हीकल। मतलब कि 2030 तक में बिहार में जितने भी नया व्हीकल रजिस्टर होंगे या किया जाएगा, उसमें से टारगेट है कि एटलीस्ट 30% जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो ये जो टारगेट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 30/30 ये याद रखिएगा कि 30/30 मतलब एटलीस्ट 30% बाई 2030। अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें, इसको अगर इनकरेज करना है लोगों, मतलब कि आम जनता के बीच में, तो इसके लिए कुछ ऐसी सब्सिडी का प्रावधान भी ज़रूरी है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक कार पे जो है, अगर वोमेन के नाम पे, अगर लेडी किसी फीमेल के नाम पे अगर आप ले रहे हैं, तो आपको 1 लाख का सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स की, तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी को 10,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, और अगर एससी और एसटी कैटेगरी की बात करें तो उसके लिए जो है 12, जनरल के लिए 10,000 का, और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 12,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है, मतलब कि वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें गुड्स कैरिंग इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल्स, मतलब कि ऐसा 3 चक्के वाली जो है इलेक्ट्रिक गाड़ी जो कि गुड्स कैरी करता है, मतलब कि माल वाहक जो है, उस पर जो है जनरल कैटेगरी को 50,000 का सब्सिडी है, और वहीं अगर एससी और एसटी बेनिफिशरी की बात करें तो उसके लिए 60,000 का प्रावधान रखा गया है। अगर हम टैक्स रिलीफ की बात करें तो मोटर व्हीकल पे टैक्स पे जो है 50% का छूट भी इस पर दिया जाएगा। अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं मोटर व्हीकल टैक्स को, अगर आप जो है मोटर व्हीकल टैक्स पे आपको 50% का रिबेट दिया जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है, आप अगर बाई चांस मेंस का भी अगर चीज़ें हो, तो इन्वायरमेंट रिलेटेड अगर चीज़ें होगा तो उसमें भी जो है ये बिहार के पॉलिसी पे अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये मिलेगा। इसमें इसके तहत जो है एक आंसर राइटिंग में एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेंगे।
आपके जो आंसर आप लिखिएगा वो कंटेंट और अच्छा दिखेगा। आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट पासेज। पासेज क्या होता है? पासेज क्या होता है ना कि एक दर्रा, मतलब कि दो रास्तों को, मतलब दो प्लेसेस को कनेक्ट करने वाला एक रास्ता होता है। अगर हम बात करें इसमें, तो ये नाम कौन से स्टेट से है, उसके बाद यह किस माउंटेन रेंज में पाया जाता है, किसको कनेक्ट करता है, इसको देखेंगे। ठीक है, तो काराकोरम पास यह लद्दाख में है। कौन से रेंज में है? तो काराकोरम रेंज में, लद्दाख और चाइना को कनेक्ट करता है। खरदुंगला यह भी लद्दाख में। जनरली जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका माउंटेन पास और स्टेट ही है, इसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। कभी कभी जो है आपका कनेक्शन से भी आ सकते हैं कि किस दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं, तो ये भी आपका है इम्पोर्टेंट। एक तरह से जो चार मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें था उसी को हमने इसमें कंसीडर किया है। माउंटेन पास कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से माउंटेन रेंज में है अब, और किस दो प्लेसेस को कनेक्ट करते हैं। तो काराकोरम लद्दाख में हो गए, माउंटेन रेंज हो गए काराकोरम, कनेक्ट कर रहे हैं लद्दाख और जिनजियांग चाइना के हैं। अगर हम बात करें खरदुंगला पास, तो ये भी लद्दाख में है। अगर माउंटेन रेंज की बात करते हैं लद्दाख रेंज में है। यह कनेक्ट करते हैं ले और नुब्रा वैली को। नुब्रा वैली लद्दाख में है। उसके बाद छंगला, ये भी लद्दाख में है, लद्दाख रेंज में। ले और पैंगोंग लेक को यह कनेक्ट करते हैं। देखिए ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम अभी कर रहे हैं। जब हम एक कम्प्रिहेंसिव वे में जब हम इंडियन ज्योग्राफी कराएंगे तो उसमें हम पूरा मैप के तहत जो है हम इसको पूरे डिटेल वे में कराएंगे। अभी एग्ज़ाम जो है के पर्सपेक्टिव को देखते हुए, उसके में कम टाइम है बचा, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो भी टॉपिक है, अब प्रीलिम्स ओरिएंटेड जितना ज़रूरी है बस उतना ही हम अभी इस सेशन, मतलब किसी भी सेशन में अभी जो प्रीलिम्स टारगेटेड है तो प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम चीज़ें कर रहे हैं। अगर बात करें जोजिला जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ग्रेट हिमालयन रीजन श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है। फोटुला ये भी लद्दाख में है, जास्कर रेंज में, कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। नमिकला लद्दाख में, जास्कर रेंज, कारगिल और लेह को। पेंसिला ये भी लद्दाख में है, जास्कर रेंज, सुरू वैली और जो है जास्कर को कनेक्ट करता है। आगे रोहतांग पास ये हिमाचल प्रदेश में है, पीर पंजाल, कुल्लू और लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। बारालाचला ये भी हिमाचल प्रदेश में, जास्कर रेंज, लाहौल और लद्दाख। कुंजुमला ये हिमाचल प्रदेश, कुंजुम रेंज, लाहौल स्पीति। सच पास हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो इम्पोर्टेंट है एक है रोहतांग, बारालाचला और सिपकिला, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें लद्दाख का तो ये काराकोरम, खरदंगला, चंगला, जोजिला, फोटुला जो है ये आपके इम्पोर्टेंट है। माना पास ये आपके उत्तराखंड में है, ग्रेटर हिमालय, बद्रीनाथ और तिब्बत को कनेक्ट करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड का और भी है नीति पास और लिपू लेक, ये भी उत्तराखंड में है। तो नीति पास जो है जोशीमठ और तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। लिपू लेक जो है आपका हिमालय में है, इंडिया और नेपाल तिब्बत को कनेक्ट करते हैं। सिक्किम के दो हैं, नाथुला और जेलेपला, ये जो है सिक्किम के दो पासेज हैं जो कि ईस्टर्न हिमालय पे लोकेटेड है, गंगटोक और तिब्बत चाइना, और सिक्किम और चुम्बी वैली जो कि तिब्बत को कनेक्ट करता है, मतलब ये सिक्किम का हो गया। उसके बाद ईस्टर्न स्टेट में चलते हैं तो बोमडीला, दीपू पास और फंगसाउ जो पास है ये सब अरुणाचल प्रदेश में है। तो बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में ईस्टर्न हिमालय, बोमडीला और तवांग को कनेक्ट करता है। दीपू पास अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न हिमालय, इंडिया और चाइना म्यांमार को कनेक्ट करता है। पंगसौ पास यह अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई हिल्स अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को कनेक्ट करता है। उसके बाद जो वेस्टर्न घाट पे भी जो है आपको पासेज है, ये जैसे कि अगर बात करते हैं नॉर्थ से साउथ अगर चलेंगे तो आपका हो जाएगा थाल घाट, फिर आपका भोर घाट, फिर आपका पाल घाट। तो ये भी आपको जो है सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो पाल घाट जो है वो केरला तमिलनाडु स्टेट में है, वेस्टर्न घाट में पलक्कड़ और कोयम्बटूर को कनेक्ट करेगा। उसके बाद है थाल घाट। थाल घाट है आपका महाराष्ट्र में, वेस्टर्न घाट में नासिक और मुंबई को। फिर है बोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में है,
मुंबई और पुणे को कनेक्ट करता है। तो पाल घाट हो गया केरला में, तमिलनाडु में, और बोर घाट और थाल घाट जो हो गया महाराष्ट्र में है। ये थाल घाट जो है आपका नासिक टू मुंबई कनेक्ट करता है, और भोर घाट जो है मुंबई टू पुणे कनेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स क्या होता है? तो स्ट्रेट्स होता है टू वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। इसके तहत ये भी कर सकते हैं टू लैंडमास जो है वो सेपरेट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट होता है। अब जो इम्पोर्टेंट है हम आपको इसमें बताएंगे कि ये जो देखिए सात जितने भी स्टेट है सबका मैंने इस पर लिस्ट आपको इसमें प्रोवाइड कराया है। जो जो स्टेट है उसको याद रखिएगा। जैसे स्टेट ऑफ मलक्का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंडमान सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करता है। अब जो एसोसिएटेड कंट्री है जैसे इंडिया हो, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर हो गए, अगर ये बात करें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये मतलब बिजिएस्ट ट्रेड रूट साउथ ईस्ट, अगर एशिया की अगर ट्रेड की बात करें तो स्टेट ऑफ मलक्का का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। आगे देखते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये अभी न्यूज़ में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। इजराइल, यूएसए और ईरान के जो युद्ध चल रहे थे, तो उसके दरमियान जो है यह स्ट्रेट जो है ईरान द्वारा बंद कर दिया गया। तो काफ़ी न्यूज़ में रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, या फिर इसको अरबियन, अगर आगे एक्सटेंड करें तो अरबियन सी को कनेक्ट करता है। ईरान और ओमान के बीच में है, सेपरेट करता है। उसके बाद यह जो ग्लोबल ऑयल रूट है, इसके तहत जो है मतलब कि जो ग्लोबल मतलब ऑयल का ट्रेड होता है, उसमें ज़्यादातर जो ट्रेड होता है ऑयल का, वो केवल स्टेट ऑफ हॉर्मुज के तहत होता है। बात करते हैं बाब अल मंदेब, ये भी इम्पोर्टेंट है। रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करता है। येमेन और जिबूटी इरिट्रिया के बीच है। यह जो है सुएज कनाल को कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यह मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। उसके बाद बोस्फोरस, बोस्फोरस क्या है? ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करता है। बोस्फोरस टर्की में है। डार्डेनल्स, डार्डेनल्स जो है वो सी ऑफ मरमरा और एजियन सी को कनेक्ट करता है, ये भी टर्की में है। बेरिंग स्टेट की बात करें तो आर्कटिक ओशन और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है। रसिया और यूएसए अलास्का में ये लोकेटेड है। पाक स्टेट की बात करें तो बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ जो है मन्नार, या फिर अगर हो इंडिया और श्रीलंका। ठीक है, बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया श्रीलंका। सुंडा स्टेट, यह जावा सी और इंडियन ओशन के बीच में है, जो है कनेक्ट करता है, जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। इसमें पाक स्टेट जो है बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार को कनेक्ट करता है, इंडिया श्रीलंका को सेपरेट करता है। सुंडा स्टेट जो है जावा सी और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। जावा और सुमात्रा जो स्टेट है मतलब आइलैंड है, उसको सेपरेट करता है। लोम्बोक स्टेट, लोम्बोक स्टेट जावा सी और इंडियन ओशन के बीच है, बाली और लोम्बोक। मकासर स्टेट जो है स्लेप सी और जावा सी के बीच में है। बोर्नियो और सुलावेसी, इसको जो है अलग करता है। ताइवान स्टेट ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को अलग करता है, मतलब जोड़ता है। ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करता है, टू वाटर बॉडीज को। चाइना ताइवान को सेपरेट करता है। कोरिया स्टेट की बात करें तो ईस्ट चाइना सी और सी ऑफ जापान, साउथ कोरिया और जापान। सुगारू स्टेट, यह सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है। होन्शु और होकाइडो को जो है सेपरेट करता है। ली पेरोस स्टेट, यह सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओकोस जो है सी ऑफ जापान और सी ऑफ ओकोस को कनेक्ट करता है। ला पेरोस स्टेट जापान और रसिया के बीच में है। बात करें डेविड स्टेट तो लेब्राडोर सीन और बैफिन जो है आपका बे, इसको कनेक्ट करता है। कनाडा ग्रीनलैंड के एरिया में लोकेटेड है, सेपरेट करता है कनाडा और ग्रीनलैंड को। डेनमार्क स्टेट की बात करें तो ग्रीनलैंड सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। ग्रीनलैंड आइसलैंड से सेपरेट करता है। फ्लोरिडा स्टेट, यह जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। यूएसए और क्यूबा को सेपरेट करता है।
मोजाम्बिक चैनल इंडियन ओशन में है, मोजाम्बिक और मडागास्कर को सेपरेट करता है। टोरेस स्ट्रेट यह आपका कोरल सी और अराफुरा सी इसको जो है कनेक्ट करता है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गियोना को जो है वो सेपरेट करता है। इसको जो है एक दो बार सुन लीजिए। इसमें जो है इम्पोर्टेंट आपका मलक्का हो गया, हॉर्मुज, बाबल मंदिर, जिब्राल्टर, बोस्फोरस, डार्डेनल्स, बेरिंग स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। उसके बाद सुंडा को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका डेविस स्ट्रेट, और इधर एक हो गया आपका फ्लोरिडा, और टोरेस स्ट्रेट जो है आपका, ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगला हम देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अर्थ को इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है। तो अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि अर्थ में लेयर कैसा है। ठीक है, तो चलिए, तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले ऊपर में जो अर्थ के सबसे ऊपर पाया गया है वो है आपका क्रस्ट, ठीक है। अब क्रस्ट जो है क्या है कि ये सबसे ऊपरी परत है। क्रस्ट को कहा गया है कि ऐसा लेयर है, अगर हम बात करें जिसको कि भूप्रपट्टी कहा गया। थोड़ा हिंदी को जो है एग्जैक्ट वर्ड जो है ध्यान में अगर रहा तो हम बता दिया करेंगे। इसको भूप्रपट्टी कहा गया, ठीक है। ये क्या है, तो ये आपका आउटर मोस्ट लेयर है। अर्थ का बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, और सबसे जो थिनेस्ट लेयर है, मतलब कि अगर बात करें कि इसकी मोटाई का, तो यह जो है सबसे थिनेस्ट लेयर है, ठीक है। अब यह दो तरह के होते हैं, एक तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, एक ओसेनिक क्रस्ट होगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ये आपका हो गया पहाड़, ये आपका हो गया नीचे होते होते प्लेट्यू, फिर ये हो जाएगा प्लेन्स। प्लेन्स के बाद जो ये जो हो जाएगा, यहाँ पे जो होता है वाटर बॉडी होते हैं, ओशन। तो इसमें जो है ना ये सब जो पार्ट है, ये सब इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और ये जो हो गया आपका ओसेनिक क्रस्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बेस पे हम देखेंगे कि आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें, ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो मोटाई होती है वो 30 से 70 किलोमीटर होती है। वहीं पर अगर ओसेनिक क्रस्ट की बात करें तो ये आपका 5 to 10 किलोमीटर होता है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि कॉन्टिनेंटल जो होता है वो ज़्यादा थिकर होता है इन विथ रिस्पेक्ट टू ओसेनिक, ठीक है। तो ओसेनिक जो होता है वो मतलब लेस थिक, मतलब कि कम मोटाई होती है, मतलब कि उसकी जो थिकनेस है वो कम होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसमें कौन से मिनरल जो है वो पाया जाता है, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में ध्यान रखिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो है आपका सियाल, मतलब कि सिलिका प्लस एल्युमिनियम, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। वहीं पे ओसेनिक क्रस्ट जो है इसमें आपका सीमा, ये याद रखिएगा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो ये जो है आप ध्यान में रखिएगा कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होती है, इसमें सियाल होता है, सिलिका और एल्युमिनियम। ओसेनिक क्रस्ट की बात करें तो सीमा होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम, ठीक है। चलिए इसको हम मिटाते हैं और इसके आगे जो है हम देखते हैं।
अगर हम इसी में अगर एक और चीज़ देखें कि डेंसिटी की बात करें तो कॉन्टिनेंटल की डेंसिटी जो होता है वो लेस देन ओसेनिक होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा कि ओसेनिक का डेंसिटी जो है कॉन्टिनेंटल के डेंसिटी से ज़्यादा होता है। अब इसके बाद आता है, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे इस पिक्चर में आप देखिए, ये जो सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है यही आपका क्रस्ट है। ठीक है, जो ये लेयर है येलो पार्ट, यहाँ से यहाँ, यही आपका क्या है, यही आपका क्रस्ट है। अब देखिए लिथोस्फीयर होता है जो वो क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों को जो है इंक्लूड करके लिथोस्फीयर जो है वो आपका हाँ, लिथोस्फीयर जो है वो क्रस्ट और वो जो है आपका अपर मेंटल जो होता है उसको दोनों को कंबाइंड फॉर्म को जो है लिथोस्फीयर कहते हैं। यह जो है 100 किलोमीटर तक जो है लिथोस्फीयर तो है। वहीं अगर क्रस्ट की बात करें तो 35 किलोमीटर तक ही क्रस्ट है। इसमें भी 35 में अगर बात करें तो कुछ जो है आपका क्या होगा, तो कुछ आपका ओसेनिक क्रस्ट होगा। ठीक है, अगर बात करें कि अगर क्रस्ट हो गया तो क्रस्ट और मेंटल हमारे पास है, तो इसको जो कहीं तो ऐसा होगा कि कुछ बाउंड्री होगा दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो जो होता है डिसकंटिन्यूटी, तो एक होता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी याद रखिएगा, डिसकंटिन्यूटी या क्रस्ट और मेंटल को अलग कर सेपरेट करता है, क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करता है। ठीक है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। अगला हम देखते हैं मेंटल के बारे में। ठीक है, मेंटल क्या है, ये सबसे थिकेस्ट लेयर है। अगर बात करें थिकेस्ट लेयर है, इसमें देखिए कि एक तो क्रस्ट होगा जिसमें कि ओसेनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होंगे, दूसरा होगा मेंटल जिसमें एक पार्ट अपर मेंटल, दूसरा लोअर मेंटल, तीसरा कोर जो आउटर कोर और इनर कोर। तो इसमें जो अगर सबसे थिकेस्ट की अगर बात करें तो सबसे थिकेस्ट कौन है, तो सबसे थिकेस्ट जो है वो आपका मेंटल। ठीक है, तो मेंटल आपका सबसे थिकेस्ट है। कहाँ से इनका है, अगर क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है 0 to 35 और यह जो है 35 to 2900 जो है ये आपका क्या हो गया, मेंटल। अब हम देखते हैं कि कितना एक्सटेंशन है, तो 35 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर यह एक्सटेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस जो लेयर है मेंटल, इसमें कौन से मिनरल की जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो है जनरली जो है आपको मिलेंगे वो है मैग्नीशियम, सिलिका जो है, ये सिलिका जो है आयरन रिच होगा। ठीक है, आयरन रिच होगा। तो मैग्नीशियम और सिलिका, तो इसको भी जो एक तरह से सीमा बोलते हैं, कि इसमें अगर हम याद करें तो ओसेनिक क्रस्ट और मेंटल ये दोनों में जो पाया जाने वाला जो मिनरल है वो है आपका क्या, तो सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, अब बात करते हैं, ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक है अपर मेंटल। ठीक है, अपर मेंटल जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है एक स्थेनोस्फीयर पाया जाता है। इसका जो एक्सटेंशन है वो 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर तक है।
स्टेनोस्फेयर। स्टेनोस्फेयर का जो अगर हम स्टेट की बात करें तो सेमी मोल्टेन स्टेट है, सेमी मोल्टेन लेयर इसको बोलते हैं। मतलब कि लिक्विड, मतलब कि हाफ लिक्विड, मतलब सेमी हाफ लिक्विड हाफ जो रहता है क्या कहते हैं सॉलिड, दोनों का मिक्सअप है। अब यहाँ पे क्या है ना कि सेमी मोल्टेन है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा है कि वो जो भी चीज़ें अंदर में है, मिनरल्स हैं, ऊपर से आपका आयरन रिच सिलिकेट है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कन्वेक्शन करंट वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जिसकी वजह से प्लेट टेक्टोनिक्स प्लेट टेक्टोनिक्स जो है होते हैं। और यही लेयर है स्टेनोस्फेयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, यह रिस्पॉन्सिबल, जैसे मान लेते हैं कि आपका अगर ऊपरी अपर क्रस्ट अगर वीक हो गया, नीचे का अगर मूवमेंट अगर ज़्यादा एम्पावर हो गया और ऊपर का जो क्रस्ट है अगर वीक हो गया, तो यहीं से आपका जो है ज्वालामुखी लावा जो है वो आपका बाहर निकल देगा। तो वही जो अंदर में जो गर्म लावा होता है वो कौन सा कहाँ पे होता है, तो अपर मेंटल में स्टेनोस्फेयर में वह पाया जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें लोअर मेंटल की, तो लोअर मेंटल में आप ये बस याद रखिए कि यह आपका सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों होता है, तो ड्यू टू प्रेशर की वजह से जो है वो हाई प्रेशर की वजह से सॉलिड हो जाता है। ये हो गया। अब लावा जो है, देखिए एक होता है लावा, ठीक है, और एक होता है मैग्मा। दोनों होता सेम है, बस नाम अलग एक है। मैग्मा लावा आउटसाइड, अगर पृथ्वी के बाहर आ गया तो लावा, अगर पृथ्वी के नीचे ही रह गया तो वो आपका मैग्मा कहलाता है। ठीक है, आगे जो है अगर बात करते हैं लोअर मेंटल और अपर मेंटल, अगर मान लेते हैं जैसे कि स्टेनोस्फेयर है 100 से 350 किलोमीटर, तो इसका भी जैसे कि ये हो गया आपका, यहाँ से ये आपका जो हो गया ये स्टेनोस्फेयर हो गया, और यहाँ तक जो है अपर मेंटल है। तो अपर मेंटल में क्या पाया गया, अपर मेंटल में आपका स्टेनोस्फेयर प्लस आपका अपर मेंटल का पार्ट, दोनों जो है वो अपर मेंटल को है। उसके नीचे जो है आपका कौन है, उसके नीचे है आपका लोअर मेंटल। ठीक है, तो ये दोनों को सेपरेट करने वाला जो लाइन है, यह लाइन हम बात करें, ये लाइन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो तो लोअर मेंटल और अपर मेंटल, ये दोनों को सेपरेट करने वाला जो होता है, कौन सेपरेट करता है, सेपरेटेड बाय गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी जो है ये दोनों लेयर को सेपरेट करता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका कोर। 3900 से जो है 2900 से जो है 6371 अप्रॉक्स है, अप्रॉक्स इसको 2900 से 6400
माना जाता है। ठीक है, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक आउटर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। तो बात करते हैं, ये देखिए ये हो गया आपका, यहाँ से आपका कोर स्टार्ट हुआ, यहाँ तक जो है आपका आउटर कोर है, फिर इसके नीचे जो है ये पार्ट, ये आपका इनर कोर है। यह जो पार्ट लिया गया ये इसका ऐसे जो है पार्ट लिया गया है, ठीक है ना, ताकि इजली आपको समझ में आए। तो यह जो हो गया गुटेनबर्ग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो अगर सेपरेशन बाउंड्री है उसको हम लोग लेमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो ये भी याद रखिए कि लेमन डिसकंटिन्यूटी किसको कहते हैं, आउटर कोर और इनर कोर को। ठीक है, अब हम कोर के बारे में देखते हैं। जैसे इसमें है, अगर जैसे जैसे पृथ्वी के डेप्थ में हम जाते हैं तो ये भी चीज़ याद रखिएगा कि टेम्परेचर और डेंसिटी दोनों जो है डेप्थ के साथ बढ़ता है। जितना ज़्यादा डेप्थ में जाएगा डेंसिटी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ेगा। तो कोर के बारे में कहाँ से कहाँ तक है, तो 2900 से 6400 किलोमीटर जो है वो कोर है। ठीक है, आउटर कोर जो होता है, अगर बात करें आउटर कोर की, आउटर कोर तो ये आपका लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे सिस्मिक वेव तो उसमें देखिएगा कि जो वेव होंगे वो आउटर कोर से पास नहीं करेंगे, क्योंकि एस वेव्स जो है केवल जो है सॉलिड मीडियम से ही पास होते हैं। तो उससे भी प्रूफ होता है कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। इसमें क्या पाया जाता है मिनरल, तो निफे, NiFe, निफे मतलब निकेल प्लस आयरन। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, लगभग 4000 to 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर की अगर बात करें। यहाँ पे जो है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है आपके आउटर कोर में। यहीं पे इनर कोर की बात करें, इनर कोर की, तो ये सॉलिड होता है। अब होगा कि जितना अंदर गया टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो सॉलिड क्यों होगा, क्योंकि सॉलिड इतना होता है कि सबसे ये लोएस्ट पार्ट है, तो जो है एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की वजह से, एक्सट्रीमली हाई प्रेशर की वजह से जो है इनर कोर आपका सॉलिड होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि दोनों को जो सेपरेशन है, तो आउटर कोर और इनर कोर लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेमन डिसकंटिन्यूटी द्वारा जो है आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लेते कि क्रस्ट में क्या है, सियाल। अगर हम ओसेनिक की बात करें तो सीमा, अगर हम मेंटल की बात करें तो सीमा, अगर हम कोर की बात करें तो निफ है। ये याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम मैकेनिकल लेयर की बात करें तो पहले लिथोस्फीयर होंगे, फिर आपका स्टेनोस्फीयर, फिर मेसोस्फीयर, आउटर कोर जो कि लिक्विड है, फिर आपका इनर कोर जो कि सॉलिड है। अब हम बात करते हैं सिस्मिक वेव्स की, इसको हटा देते हैं। सिस्मिक वेव्स क्या है, सिस्मिक वेव एक तरह से एनर्जी का वाइब्रेशन है। ठीक है, एक तरह से एनर्जी का वाइब्रेशन है जो कि किसके कारण होता है, तो सडन ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स का या एक्सप्लोजन का ब्रेकिंग होता है उसके वजह से होता है, या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स के वजह से जो है डिस्प्लेसमेंट की वजह से ये एनर्जी वाइब्रेट होता है। यह मेनली दो तरह के होते हैं, एक बॉडी वेव्स होते हैं जो कि अर्थ के इंटीरियर में ट्रेवल करते हैं, एक होता है सरफेस वेव जो कि अर्थ के क्रस्ट पे जो है ट्रेवल करता है। इन दोनों में अगर बात करें तो सरफेस वेव जो है वो काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ठीक है, सरफेस वेव आपका काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब हम बात करते हैं बॉडी वेव्स में पी वेव्स की। तो पी वेव्स के बारे में देखिए, पी वेव्स आपका प्राइमरी वेव्स कहलाता है।
ये जो है मतलब फास्टेस्ट है, सिस्मिक वेव है, सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो है ये मतलब कि अगर बात करें कि सबसे पहले जो मूवमेंट है इसी का होता है, मतलब कि अगर हम पृथ्वी के सरफेस पे बात करें तो सबसे पहले यही पहुंचता है। और ये ट्रेवल किसके तरह करता है, ये ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों मीडियम में ये ट्रेवल करता है। वहीं पे बात करें अगर एस वेव की, एस वेव्स, ठीक है, जिसको कि एस वेव्स को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। तो आपका सेकेंडरी वेव्स है कि ये मतलब कि पी वेव्स के जो है बाद में ये क्या होता है, मतलब कि पहुंचता है सरफेस पे, मतलब कि इसको पी वेव्स के बाद जो इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो इस एस वेव्स, इसके में बात करते हैं कि यह फास्टेस्ट है, सेकेंड मतलब प्राइमरी वेव्स के बाद यह पृथ्वी पे पहुंचता है। अगर हम इसके मीडियम की बात करें, किस मीडियम में ट्रेवल करता है, तो ट्रेवल थ्रू ओनली थ्रू सॉलिड, केवल सॉलिड से जो है यह पास करता है। जैसे हम आप नीचे देख, इसका शायद पिक टू, हाँ यहाँ पे जो है आपका पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में है। अब जो सिस्मिक वेव्स जो होता है, जिसकी वजह से क्या 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 हो सकता है, अगर सिस्मिक वेव्स हुआ तो इसकी वजह से आपका अर्थक्वेक होंगे। ठीक है, आपका वोल्केनिक एक्शन होंगे। ठीक है, लैंडस्लाइड, ये सब जो है ये सिस्मिक वेव्स के कारण हो सकते हैं। अब जैसे अब मान लेते हैं अर्थक्वेक के स्टडी की बात करें, स्टडी ऑफ अर्थ क्वेक, इसको क्या कहते हैं, इसको जो है सिस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, अब सिस्मोलॉजी क्या हुआ, अर्थ क्वेक के स्टडी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। यहीं पे अगर बात करें कि सिस्मोग्राफ क्या होता है, फिर सिस्मोग्राफ क्या होता है, सिस्मो देखिए, सिस्मो तो हो गया आपका सिस्मिक वेव्स, तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होता है रिकॉर्ड करता है। तो सिस्मोग्राफ क्या होता है, रिकॉर्ड सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी वेव्स और एस वेव्स के, अगर हम दोनों को ना अलग तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि आपको जो है क्लियर रहे, याद रहे इजी वे में। पी वेव्स हो गए और दूसरा हो गए एस वेव्स। ठीक है, पी वेव्स क्या है, यह फास्टेस्ट है, यह जो है उससे क्या है, मतलब कम फास्टर है, लेस फास्टर। यह जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल करता है, यह केवल सॉलिड में, सॉलिड ओनली में ट्रेवल करता है। ठीक है, उसके बाद है कि जो इसका जो वेव्स होता है यह आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एस वेव्स की, तो इसका वेव जो है ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में वेव्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है पार्टिकल का। ये जो है उसके परपेंडिकुलर होता है, मतलब कि वेव्स के डायरेक्शन से पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो वेव्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, यह इसके पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल, ट्रांसवर्स में परपेंडिकुलर। इसमें जो क्या हुआ, पार्टिकल जो है, पार्टिकल पैरेलल टू वेव्स डायरेक्शन, जो वेव्स डायरेक्शन होता है उसके पैरेलल चलता है। अगर यहीं पे बात करें, पार्टिकल जो है आपका परपेंडिकुलर टू वेव डायरेक्शन।
ठीक है, ये हो गया आपका। हम बात करें कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में मूवमेंट करता है या केवल सॉलिड में मूवमेंट करता है, तो ये हो गया दोनों में आपका एक डिफरेंस हो गया। अब हम बात करते हैं सरफेस वेव्स की। ठीक है, सरफेस वेव्स में दो तरह के होता है, एक होता है लब वेव्स और एक होता है रिले वेव्स। जो लब वेव्स होता है इसको कहते हैं ये जो होता है एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है, और ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव होता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अगर बात करें तो यह लब वेव्स होता है, डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, उसके बाद है रेले वेव्स। रिले वेव्स यह एक रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन मतलब कि रोल करना, रोल मतलब कि क्या कहते हैं, होता है ना, जैसे रोल कर रहे हैं, जैसे कि एक सिलेंड्रिकल टाइप की चीज़ें है उसको हम किसी सरफेस पे रोल करते हैं, वो मतलब उस मोशन को रोलिंग मोशन कहते हैं। एक तरह से ओसेनिक वेव्स होता है, यह ओसेनिक वेव्स होता है। ठीक है, ये इसमें भी जो है डिस्ट्रक्शन काफ़ी होता है, डिस्ट्रक्शन आपको होगा, क्योंकि देखिए पहले भी हमने बताया कि जो सरफेस वेव होगा ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है कंपैरिजन टू आपका बॉडी वेव्स। ठीक है, तो बॉडी वेव से जो है सरफेस वेव ज़्यादा। अगर हम स्पीड की बात करें, स्पीड में कौन वेव सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा है आपका पी वेव, उसके बाद है आपका एस वेव, फिर है आपका सरफेस वेव्स। तो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब है शैडो जोन। शैडो जोन क्या होता है? शैडो जोन होता है जैसे कुछ ऐसा, मतलब कि पृथ्वी का एक कुछ ऐसा पोर्शन होता है, जोन होता है, जहाँ पे वेव्स का मूवमेंट जो है, सिस्मिक वेव का मूवमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो नो मूवमेंट ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, अब इसमें जो है अलग अलग है, जैसे कि पी वेव का अगर शैडो जोन की बात करें, पी वेव का, तो ये 103 जनरली 103 या 105 आपको दिया रहेगा, 103 से 105, 103 से 142 डिग्री यह पी वेव का शैडो जोन है। इसमें जो है क्या होता है ना कि अब कोई भी वेव आ रहा है, जब मीडियम चेंज होता है तो हमने लाइट में पढ़ा है कि मीडियम चेंज होने की वजह से जो है रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन के कारण जैसे ही हम आउटर कोर में जाता है, अब यहाँ पे हम समझेंगे। ये देखिए, अब जो ये जो वेव्स आ रहा है, यह जैसे आउटर कोर तो हम लिक्विड है, तो लिक्विड होने की वजह से जो क्या होता है ना कि यह वापस घूम जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है कुछ एरिया मतलब पोर्शन तक में आपका ना पी वेव होता है और ना ही एस वेव होता है। जबकि पी वेव्स की बात करें तो 105 से लेके 100 जो है 105 से 140 इसमें दिया हुआ है। जनरली 100 वही 103 से 142 जो है आपका होता है पी वेव का शैडो जोन। इधर भी 140 से 105 से 142 जो है आपका होगा। अगर वही एस वेव्स की बात करें तो 105 से लेके 105 जो है आपका एस वेव्स होता है, जिसका कोई भी शैडो जोन जो है 130 से लेके, ठीक है, तो एस वेव्स का शैडो जोन की बात करें, एस वेव 103 डिग्री से 180 डिग्री दोनों तरफ से जो है 103 से 180 डिग्री आपका एस वेव्स का शैडो जोन। अगर हम बात करें तो 103 डिग्री फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, अदरवाइज 103 से 103 आपका वो एस वेव का शैडो जोन होगा। इसके थ्रू जो है एस वेव पास नहीं करता, इसलिए कहा जाता है कि आउटर कोर जो है वो हमारा क्या है, आउटर कोर हमारा लिक्विड है। ठीक है,
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शैडो जोन। आपको एंगल में आपको पूछ सकता है कि पी वेव का जो है शैडो जोन कितना है, तो 103 से 142, और एस वेव्स की बात करें तो 103 से 180। ठीक है, यह हो गया आपका एस वेव्स का शैडो जोन। अब हम बात करते हैं कुछ अर्थक्वेक के टर्म का। अर्थक्वेक टर्म जैसे मान लेते फोकस। फोकस किसको कहते हैं? तो फोकस कहते हैं जो पृथ्वी के नीचे ऐसा पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है। तो पॉइंट जो है इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे क्या हुआ, अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स। ठीक है, जहाँ पे पृथ्वी जो है अर्थक्वेक भूकंप जो है ओरिजिनेट हुआ है, उसको क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ये अर्थक्वेक यहाँ से ओरिजिनेट हुआ, यहाँ से पहुँचा, तो यह पॉइंट जो होगा एफ, यह फोकस होगा। ठीक है, अब है ईपी सेंटर। अब यहाँ से जो है सरफेस पे आएगा तो ये पॉइंट पे सबसे पहले सरफेस पे पता चलेगा, इसका जस्ट परपेंडिकुलर। तो ये जो है ई मान लेते हैं, तो ये ईपी सेंटर होता है। तो ईपी सेंटर क्या होता है? ईपी सेंटर यह क्या होता है? पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। यह होता है पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस पे ऐसा पॉइंट जो डायरेक्टली मतलब क्या हो, डायरेक्टली एबव द फोकस। फोकस से डायरेक्ट ऊपर, मतलब कि फोकस के जस्ट ऊपर होता है, मतलब परपेंडिकुलर वे में। तो ईपी सेंटर सबसे पहले जो है, अगर अर्थ सरफेस पे अगर सबसे पहले अर्थक्वेक की अगर हम बात करें कि ये सबसे पहले सरफेस पे कहाँ पे पता चलता है, उस पॉइंट को ईपी सेंटर कहते हैं, क्योंकि सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फोकस और ईपी सेंटर के बीच में होता है। मैक्सिमम डैमेज जो होता है वो ईपी सेंटर पे होता है। यहीं पे जो है आपका क्या होगा, मैक्सिमम डैमेज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईपी सेंटर। अब हमने बाकी वेव्स तो बता ही दिया, पी वेव्स और जो है सरफेस वेव्स, एस वेव्स, लब वेव्स और रिले वेव्स जो भी है। तो ये हो गया आपका सिस्मिक वेव्स इन जो और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ के बारे में। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इतना काफ़ी है। आगे हैं साउंड वेव्स। अब देखते हैं साउंड वेव्स के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके एप्लीकेशन से जो है काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। साउंड वेव क्या है? यह एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट करता है तो जो मटेरियल जो है उस मीडियम के तहत जो ट्रांसमिट करता है, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसी को साउंड वेव कहते हैं। ये एक प्रकार के लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, अगर हम साउंड वेव, अगर हम बात की है लाइट, हमने जब पढ़ाया है लाइट, अगर आपने नहीं देखा है तो 2 लेक्चर में हमने लाइट को पूरा कंप्लीट किया है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और उसके एप्लीकेशन, ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट सब हमने कराया है, तो उसको आप ज़रूर देखिए। लाइट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइट से आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो लाइट क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने उसमें बताया है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसको जो है कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होता है ट्रेवल करने के लिए, लेकिन साउंड वेव्स को जो है ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब मीडियम की अगर ज़रूरत होती है तो मीडियम ऑफ द साउंड रिक्वायर्स मीडियम। वैक्यूम में जो है, मतलब निर्वात में जो है साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेंगे। तो कैसे ये साउंड वेव्स क्रिएट कैसे होता है? जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वाइब्रेट किया, तो वाइब्रेट होगा तो कंप्रेशन होगा। मतलब क्या होगा कि वाइब्रेट हुआ कोई भी चीज़ से, मान लेते हैं किसी चीज़ पे हम उस पर ना टक्कर दिए, तो क्या ना उसके पार्टिकल कंप्रेस होंगे पहले। ठीक है, तो पार्टिकल क्या कंप्रेस होगा, तो
क्लोजर हो जाएंगे, एक दूसरे के नज़दीक हो जाएंगे, तो प्रेशर और डेंसिटी जो है उस केस में ज़्यादा हो जाता है कंप्रेशन में। फिर उसका जब कंप्रेशन होगा तो फिर वो रेयरफैक्शन होगा। तो रेयरफैक्शन में क्या होता है, पार्टिकल जो है एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो यह कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का जो प्रोसेस है चलते रहता है, जिससे जो है पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तब फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, तब तक यह ह्यूमन ईयर तक आता है, फिर हम लोग सुन पाते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन आप ध्यान में रखिएगा कि पार्टिकल कम क्लोजर होते हैं, प्रेशर और डेंसिटी हाई होते हैं। रेयरफैक्शन में पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हैं, प्रेशर और डेंसिटी जो है वो कम होने लगते हैं। अब हम बात करें साउंड वेव के कैरेक्टरिस्टिक की, तो एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब है कि कोई भी साउंड, उसका लाउडनेस जो है एम्पलीट्यूड पे ही डिपेंड करता है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड जो होगा वो लाउडनेस होगा, मतलब कि लाउडनेस अगर होगा, एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाएंगे तो आपका लाउडनेस बढ़ेगा। मतलब एम्पलीट्यूड जो है लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशन पर सेकंड। जो वाइब्रेट पर सेकंड जो वाइब्रेट हो रहा है पार्टिकल, उसको जो है हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, कितनी बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स होता है ना। तो इसका यूनिट क्या होता है, हर्ज। अब हर्ज की बात करें, 1/टाइम, एफ इज इक्वल टू 1/टाइम। तो हर्ज हो गया, तो हर्ज का क्या मतलब, पर सेकेंड हो गया हर्ज। हाई फ्रिक्वेंसी में श्रिल साउंड होता है, लो फ्रिक्वेंसी में आपका डीप साउंड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड टी होता है, एफ इज इक्वल टू आपका 1/टी होता है। वेवलेंथ की बात करें, जैसे मान लेते हैं ये आपका वेव है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जैसे कि मान लेते हैं आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, जिसको कि लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा, ठीक है, इसको लैम्डा बोलते हैं। अब जो है, अब देखिए ये फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/टी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये हो गया आपका लैम्डा, ये वेवलेंथ हो गया। अब इससे जो है ना एक फार्मूला होता है कि टी बराबर जो होता है वो एफ इंटू लैम्डा होता है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपका फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। मतलब कि अगर किसी का वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा। जैसे कि इसको रिलेटेड हमने ऑलरेडी आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको हमने कराया है, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट वेव्स, इस सब को हमने कराया है। तो आप जो है उस वीडियो को देखिए, उसमें हमने सब बताया है जितने भी है, माइक्रोवेव के बारे में, अल्ट्रावायलेट वेव जो है, अल्ट्रा वेव जो है उस सब के बारे में, रेडियो वेव हो गए, एक्सरे हो गए, तो उस सब के बारे में हमने एक वीडियो में बताया है। उससे में फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को प्रॉपर वे में हमने बताया किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है, अब है स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करता है। जैसे कि मीडियम, कौन से मीडियम में जो है स्पीड सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा, फिर लिक्विड, फिर गैस में होगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये याद रखिएगा, लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। उसके बाद टी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ होता है। और टेम्परेचर की बात करें कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है साउंड का वो भी आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ह्यूमिडिटी, जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना स्पीड होगा, क्योंकि देखिए अब जो है ह्यूमिडिटी में क्या है, लिक्विड का थोड़ा थोड़ा मात्रा होता है, तो लिक्विड में जो है साउंड जो है वो गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा जो है ट्रेवल करता है स्पीड से। इस वजह से ह्यूमिडिटी में स्पीड जो है साउंड का ज़्यादा होता है। अगर हम डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी अगर हाइयर होगा तो साउंड का स्पीड जो होगा वो कम होगा। तो मतलब डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साउंड। ठीक है, आगे है ऑडिबल रेंज की बात करें
कि ऑडिबल रेंज मतलब कि आपका सुनने की कितनी, सुनने का जो है फ्रेक्वेंसी है वो कितने होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये, ठीक है। डेंसिटी आपका मैंने बताया, डेंसिटी जैसे डेंसिटी अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड क्या होगा, लोअर। ऑडिबल रेंज ऐसा फ्रेक्वेंसी जहाँ तक कि जो ध्वनि है उसको सुना जा सके, तो ह्यूमन के लिए ये क्या है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, ऑडिबल रेंज है। इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज को इंफ्रासोनिक रेंज कहेंगे। अल्ट्रासोनिक ग्रेटर देन 20,000, 20 के लिखा हुआ मतलब कि 20,000 है, ठीक है। 20,000 से ज़्यादा होगा अल्ट्रासोनिक। इको क्या कहते हैं, रिपीटेड साउंड जो होता है, जो रिफ्लेक्शन के तहत क्रिएट होता है, रिफ्लेक्शन के कारण, तो उसको हम इको साउंड कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस कितना चाहिए इको साउंड को सुनने के लिए, तो 17 मीटर। इससे अगर कम डिस्टेंस में तो आप इको साउंड को क्लियरली सुन नहीं सकते हैं। सोनार, सोनार क्या, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसमें भी साउंड वेव का यूज किया जाता है, मतलब कि यूजिंग साउंड वेव। सी का डेप्थ मेजर करने के लिए, सबमरीन का डिटेक्ट करने के लिए, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को लोकेट करने के लिए, ओशन को मैपिंग करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। साउंड वेव इसमें यूज होता है। डॉपलर इफेक्ट क्या है, जब फ्रिक्वेंसी में बदलाव मतलब चेंज होता है, किसके कारण, रिलेटिव मोशन जो होता है सोर्स और ऑब्जर्वर, जो जहाँ से साउंड क्रिएट हो रहा है और जहाँ पे साउंड को ऑब्जर्व किया जा रहा है, उस दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है उसमें अगर किसी तरह का जो है चेंज होता है, तो उसके वजह से फ्रिक्वेंसी में चेंज होने को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि एम्बुलेंस का सायरन हो गया, पुलिस व्हीकल में हो गया, डॉपलर इफेक्ट के कारण साउंड उस तरह से होता है। फिर रेजोनेंस, अनुनाद, व्हेन फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स मैचेस द नेचुरल फ्रिक्वेंसी, जब एक्सटर्नल फोर्स का जो फ्रिक्वेंसी है वो किसी ऑब्जेक्ट के नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करता है, तो ऑब्जेक्ट जो है अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जो है वाइब्रेट करता है। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो समझिए लाउडनेस भी उसका मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसको रेजोनेंस कहते हैं, एक्सटर्नल फोर्स के कारण नेचुरल फ्रिक्वेंसी को मैच करना, जिसके वजह से एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका साउंड वेव्स हो गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसके एप्लीकेशन बात करें, फैक्टर कौन से मीडियम में ज़्यादा चलता है, फिर टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड वेव भी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ेगा तो साउंड वेव घटेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो साउंड वेव बढ़ेगा, मतलब स्पीड, साउंड का स्पीड जो है बढ़ेगा, साउंड वेव्स का स्पीड। उसका ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 हर्ज। इंफ्रासोनिक हो गया आपका लेस देन 20, अल्ट्रासोनिक हो गया आप ग्रेटर देन 20,000। इको रिपीटेड साउंड, मिनिमम डिस्टेंस 17 मीटर होना चाहिए इको को क्लियरली सुनने के लिए। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है, साउंड वेव्स का यूज करके जो है सबमरीन का जो है डिटेक्ट करना, जो है आपका ओशन के नीचे जो ऑब्जेक्ट है उसको पता करना, ओशन का डेप्थ पता करना, ठीक है, ओशन का मैपिंग करना, ये सब जो है। एम्पलीट्यूड जो है आप ये फार्मूला याद रखिएगा, लैम्डा जो है आपका वेवलेंथ जो है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका फ्रिक्वेंसी के। मीडियम जो है इसको ज़रूरत होता है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, इसलिए इसको मीडियम की ज़रूरत होता है प्रोपेगेशन के लिए, मतलब कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका साउंड वेव्स। तो इस लेक्चर में हमने देखा, क्या क्या देखा है इस लेक्चर में, एक सेकेंड। इस लेक्चर में हमने देखा बिहार के इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026, फिर हमने देखा इम्पोर्टेंट पासेज ऑफ इंडिया, उसके बाद इम्पोर्टेंट स्टेट्स को देखा, फिर अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा, फिर हम देखे सिस्मिक वेव, उसके बाद हमने एक और चैप्टर टॉपिक देखा जो कि साउंड वेव, ठीक है। तो ये आपका आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आप बीपीएससी को ध्यान में रख रहे हैं तो ये जितने भी टॉपिक हमने ऑलरेडी 150 टॉपिक हमने कराया है, आपको उतना टॉपिक तो मतलब छोटा छोटा टॉपिक हमने मतलब चुना है जो कि हमारे अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली करंट अफेयर से रिलेटेड। आप ये 1.5 साल का करंट अफेयर मान के चलिए कि 1.5 साल का करंट अफेयर आएगा ही। और मेरी एक सलाह है कि आप
2025-26 का इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ 2024-25 का भी इकोनॉमिक सर्वे एक बार गो थ्रू कर लीजिए, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जिस तरह से आ रहे हैं बीपीएससी का, पिछले कुछ एग्ज़ामों को अगर देखें ट्रेंड को, तो अभी जो रिसेंट का इकोनॉमिक सर्वे है केवल उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसके पीछे के भी इकोनॉमिक सर्वे का डेटा को पूछ लिया जाता है, बजट को पूछ लिया जाता है। तो आप जो है उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।